हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज हम आयनाइजेशन एनर्जी को कंप्लीट करेंगे एंड साथ में कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो जनाब वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं फॉर बेटर इंटरेक्शन। एंड हमारे चैनल को प्रॉपर्ली विजिट करिए, हमने अच्छा खासा क्वालिटी कंटेंट वहां पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है एंड आगे भी अपलोड करते रहेंगे। 2022, 2023, 2024 सभी के पीवाईक्यूज करा दिए गए हैं। यदि कुछ रह गया है तो जनाब आगे हो जाएगा, जुड़े रहिए। एंड साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उनको भी देखिए एंड अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए। और आपकी प्रैक्टिस के लिए तो हमने कई सारे पीवाईक्यूज करा ही रखे हैं, तो जनाब करते जाइए। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेंगे एंड यस हियर वी आर। तो जनाब हमारे वीडियो का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, उसके लिए आपको ये डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है। तो जनाब डेफिनेशन क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। तो जनाब एक एटम है या फिर एक मॉलिक्यूल है, वहां से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जनाब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है आपके पास, कोई मॉलिक्यूल है या फिर कोई एटम है, तो निश्चित तौर पे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जनाब बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ कहाँ पर डिपेंड करती है, SHAP, राइट। आपको ये चार चीजें याद होनी चाहिए। S यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, H यानी कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, A यानी कि एटॉमिक रेडियस, P यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट, राइट। आपको ये चार चीजें याद होनी चाहिए तो आप आयनाइजेशन एनर्जी को आसानी से पता कर पाएंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जनाब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है SPDF। ये सिर्फ आपको रीडिंग करते चले जानी है एंड आपको सभी कुछ आसानी से समझ में आ रहा होगा। और अब हम बात करेंगे H यानी कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। तो जनाब सभी को पता है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल होते हैं। जनाब कोई स्टेबल कंपाउंड से, स्टेबल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, राइट, क्योंकि जनाब वो ऑलरेडी स्टेबल है तो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। बट यदि हम जबरदस्ती करते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ऑब्वियसली हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट। ये आपको पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद भी हमें ये पता होना चाहिए कि P6 इज ग्रेटर देन D10 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन D5 इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो P6 की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल के केस में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ही होने वाली है, ट्रेंड चाहे जो कुछ भी हो, राइट। एंड एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल सही जनाब, एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा तो निश्चित तौर पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, साइज बड़ा होता जाएगा तो प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, जिसकी वजह से हमें वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी रहेगी, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि जनाब प्रोटॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छी तरीके से खींच के अपनी तरफ रखेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को दूर करने में हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया है। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस कम होता है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, राइट। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी जनाब बढ़ेगी एंड टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जनाब कम होने वाली है, राइट। ऐसा कुछ आप जनरल ट्रेंड याद कर सकते हैं। हमने कहा जनरल, राइट। ये 100% करेक्ट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं P यानी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली आपको ये चार चीजें याद होनी चाहिए, राइट। और अभी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। यहाँ पर जनाब क्या लिखा हुआ है, यस ओके। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जनाब एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है एंड जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दिस इज जनरल ट्रेंड, राइट। तो ये जनरल ट्रेंड है, इसको 100% एक्यूरेट हम नहीं बोल सकते। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि जनाब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। अभी अभी हमने लास्ट स्क्रीन पर ये आपको बताया है। जनरली क्या होता है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी
इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब जनाब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो हो जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक बार फिर से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो हो जाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड एक बार फिर से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो हो जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एंड जनरली थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि जनाब जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यानी कि फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, तो निश्चित तौर पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जो अभी अभी आपने यहाँ पर देखा। राइट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर नाउ। अब हम देखेंगे सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड की आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। जैसा अभी अभी आपने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये जनाब हो गया जनरल ट्रेंड। अब हम देखेंगे लिथियम बेरिलियम बोरॉन, यानी कि यहाँ पर ये एक्सचेंज हो गया, लिथियम के बाद बेरिलियम होना चाहिए था, बेरिलियम के बाद बोरॉन होना चाहिए था, बट यहाँ पर हो गया एक्सचेंज। उसके बाद कार्बन, सही है, कार्बन यहीं पर होना चाहिए था, यहीं पर है। एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी एक्सचेंज हो गया, क्यों हो गया अभी समझेंगे। फ्लोरीन नियॉन, तो जनाब बेरिलियम एंड बोरॉन का एक्सचेंज हो रहा है एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। एंड इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए जनाब हो रहा है क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी ध्यान रखना है। तो जब आप बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा जनाब, आपको मिलेगा कि S2 आ रहा है लास्ट में, S2 यानी कि फुली फिल्ड। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जिस वजह से ये एक्सचेंज हो जाएंगे। बेरिलियम की जगह पे बोरॉन आ जाएगा, बोरॉन की जगह पे बेरिलियम आ जाएगा, क्योंकि जनाब बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के केस में आपको S1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलने वाला है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, एंड हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे नीचे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जनाब यहाँ पे होगा 3s2 3p1, राइट। एंड मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, मैग्नीशियम के केस में जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाला है 3s2, राइट, 3s2 3p1 वहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3s2। तो निश्चित तौर पे जनाब 3s2 फुली फिल्ड है एंड 3p1 ऑब्वियसली हाफ फिल्ड भी नहीं है एंड फुली फिल्ड भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे जनाब S2 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने वाली है। इस वजह से ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे एंड ऐसा यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जनाब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक में P3 होता है, राइट। आप देख पाएंगे कि P3 होता है। फॉर एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। ऑब्वियसली जनाब 2p3 हाफ फील्ड है, तो निश्चित तौर पे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन आपको राइट साइड मिलेगा। उसके बाद भी क्योंकि जनाब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू चलेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड के केस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो जनाब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली आप ये याद कर सकते हैं। एंड जब हम बात करेंगे फिफ्थ पीरियड या फिर सिक्स्थ पीरियड की, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ पर चलेगा रेगुलर ट्रेंड, यानी कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का चक्कर क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर साइज बिगर फैक्टर है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ ग्रुप के लिए साइज हमारा डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं होने वाली, राइट। जनरल ट्रेंड से ही हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, फिफ्थ, सिक्स में नहीं चाहिए। चलिए जनाब आगे चलते हैं। वेरिएशन ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर थर्ड पीरियड, ओके। तो जनाब आप इसको भी याद कर सकते हैं, राइट, क्योंकि एक बार इससे एक क्वेश्चन आ गया था, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। वेरिएशन ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में नहीं पूछा गया है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है ऑफ थर्ड पीरियड। एंड इसी तरीके से आप सेकेंड पीरियड का भी याद कर सकते हैं, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट याद कर लेंगे तो जनाब, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, राइट, प्रीवियस ईयर में इसका एक क्वेश्चन आया था, तो आप याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा। टॉप टू बॉटम, अब हम टॉप टू बॉटम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनाब साइज बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है जनाब, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम से। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज गैलियम इज प्रेजेंट आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दे हैव वीक शेल्डिंग इफेक्ट, राइट। तो आपने यहाँ पर एक्सेप्शन भी आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है,
पर जनाब गैलियम एंड एल्यूमिनियम के केस में गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जबकि गैलियम नीचे होता है एल्यूमिनियम से उसके बावजूद, राइट। एंड यही हमारा एक्सेप्शन है जो कि हमको याद होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनाब गैलियम डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद प्रेजेंट होता है, दे हैव वीक शेल्डिंग इफेक्ट, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक एक बार आप रीडिंग कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको याद भी हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। एंड नाउ इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक नंबर 72 से 82 तक सारे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी अपने ऊपर वाले से ज़्यादा होती है। इस लाइन को दोबारा से पढ़िए। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक नंबर 72 से लेकर 82 तक सारे एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी अपने ऊपर वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो जनाब 13th ग्रुप का क्या होना चाहिए, जनरली क्या होना चाहिए, क्योंकि जनाब हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा बोरॉन का होना चाहिए। बोरॉन के बाद जनाब क्या आता है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ऐसा कुछ आपने याद किया होगा निमोनिक, कुछ और भी याद किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है जनाब, जो आपने निमोनिक याद किया है वो याद होना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं होने वाला, राइट। तो उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे? इस तरीके से हम W बनाएंगे, थोड़ा खराब शेप में बनाएंगे, राइट। कुछ इस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिए, हम इस तरीके से W बनाएंगे, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर 1 by 1 हर चीज लिख देंगे। बैंगन, आलू, जनाब बैंगन आलू नहीं है, यहाँ पर बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, हमने सिर्फ निमोनिक बनाया हुआ है याद करने के लिए। बैंगन, आलू, गाजर, गाजर यानी कि गैलियम, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, जनाब यहाँ पर हो जाएगा इंडियम एंड लास्ट में हो जाएगा TL, राइट। ओके, TL यहाँ पर लिखना था हमको, जस्ट अ सेकेंड, हम इसको हटा ही देते हैं, सही तरीके से लिखते हैं TL। एंड अब जब आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लाइन को इस तरीके से जब आप ड्रॉ करेंगे एंड इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे आगे बोरॉन का होने वाला है, फिर जनाब TLGAALIN, राइट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद करने का ये तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। तो 13 ग्रुप की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जनाब आपको ये बहुत याद रखना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में ट्रेंड बदल जाएगा, फिलहाल आपको वहां जाने की अभी के लिए जरूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं 14th ग्रुप के बारे में। 13th ग्रुप हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे 14th ग्रुप की। तो जनाब ऐसा कुछ ट्रेंड होता है, याद कर लीजिए, ज़्यादा इधर उधर जाने की कोशिश मत करिए। कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, बट अब लेड की ज़्यादा होगी, फिर सिलिकॉन की ज़्यादा होगी एंड जर्मेनियम एंड टिन की ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। तो आप इसको याद कर लीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड जनाब 15, 16, 17 एंड 18 ये 4 ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है, नो एक्सेप्शन। तो जनाब बहुत राहत मिली हमको ये सुनकर, ये पढ़कर, ये देखकर कि 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, राइट। बहुत ही खुशी की बात है कि हमें अभी के लिए कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने P ब्लॉक को कंप्लीट कर लिया। 13 ग्रुप ये हो गया, 14 ग्रुप ये हो गया, 15, 16, 17, 18 कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, तो हमने P ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, हमने सभी आयनाइजेशन एनर्जी याद कर ली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, वहां हमें देखने को मिलेगा D ब्लॉक। अब हम D ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना है। और आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जनाब ये हो जाती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये हो जाती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड लास्ट में आपको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखने को मिल रही होगी। TS का मतलब है जनाब ट्रांजिशन सीरीज, राइट। जब आप फर्स्ट से सेकेंड की तरफ आते हैं, फर्स्ट से सेकेंड की तरफ, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रेडियस बढ़ रहा है। फर्स्ट से सेकेंड में रेडियस इंक्रीज, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। वेरी सिंपल, रेडियस बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, आसान है। लेकिन जब हम सेकेंड से थर्ड की तरफ आते हैं, यानी कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पर आते हैं, तो क्या होता है जनाब? कुछ नहीं होता है, रेडियस सेम ही रहता है। रेडियस इस बार नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जनाब यहाँ पर होते हैं लैंथेनाइड्स, राइट। आपने पढ़ा होगा कि जनाब इन दोनों के बीच में लैंथेनाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। बट रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, बट प्रोटॉन बहुत तेजी से बढ़े, प्रोटॉन बहुत तेजी से बढ़े, यानी कि जेड इफेक्टिव भी बहुत तेजी से बढ़ा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। रेडियस तो सेम ही है, बट जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ा, तो निश्चित तौर पर जनाब आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी, राइट। आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये आपने बहुत ही अच्छे से समझा। फर्स्ट से सेकेंड रेडियस बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सेकेंड से थर्ड में रेडियस सेम रहेगा, बट प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर पर जनाब आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
पर जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सभी में अप्लाई हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जनाब वो जो कुछ भी हमने पढ़ा ये यहाँ पर अप्लाई होगा, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, राइट। यहाँ के लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जो भी हमने पढ़ा वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंड सेकेंड से थर्ड में बढ़ेगी, राइट, वो भी आपने देख लिया। अब हमें याद करने हैं TVCN। TVCN बोले तो टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम एंड निकेल। इन चार के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ये जनाब एज है एक्सेप्शन आप याद कर लीजिए। निकेल के केस में जनाब ये ट्रेंड फॉलो होगा, TVC यानी कि टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम के केस में जनाब ये फॉलो होगा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि VCN इनको अलग कर लीजिए। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर हल्की सी लाइन डाल लीजिए ताकि आपको ये याद रहे कि VCN यानी कि वनेडियम, क्रोमियम एंड निकेल एक ही प्रकार के हैं, यानी कि यहाँ पर टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होगी, राइट। ये हो गया हमारा एक्सेप्शन। टाइटेनियम के केस में जनाब थोड़ा सा और डिफरेंट है, यहाँ पर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जनाब बहुत ही बेसिक वाला फंडा काम करेगा। कैसे? टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जनाब यहाँ पर तो रेडियस वाला कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि रेडियस कम ज़्यादा, प्रोटॉन कम ज़्यादा तो तब होते हैं ना जब यहाँ पर बीच में लेंथेनाइड आए। लेंथेनाइड तो इसके बाद आ रहे हैं, उसके पहले तो हम नॉर्मल सा ट्रेंड ही फॉलो करेंगे कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हमने डी ब्लॉक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, एंड ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। जनाब गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। आयनाइजेशन एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको डी ब्लॉक के भी बारे में भी पता होना चाहिए। हमने पी ब्लॉक लास्ट स्लाइड में कंप्लीट किया, डी ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे आगे, एंड आपको आगे क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जनाब इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी याद होनी चाहिए। सिंपल है, बस लास्ट में आकर के वो रिवर्स हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा हेलिना की रब से फरियाद, ऐसा कुछ आपने निमोनिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए। हेलिना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद। जनाब लास्ट के जो दो होते हैं ना वो रिवर्स हो जाते हैं, एंड यही जनाब सेकंड ग्रुप में भी होगा, लास्ट के दोनों होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। बाकी तो जनरल ट्रेंड ही है, तो जनाब ये भी आसान हो गया। फर्स्ट सेकंड ग्रुप हमने यहाँ पर पढ़ लिया, पी ब्लॉक हमने सेकंड लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, एंड लास्ट स्लाइड में हमने डी ब्लॉक को पढ़ा। तो जनाब पूरी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स की आयनाइजेशन एनर्जी हमने याद कर ली है, एंड बिलीव मी जो कुछ भी आपने पढ़ा है सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, राइट। तो अभी के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, दैट इज चार्ज इनटू आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम हैं। एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो जनाब आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है हीलियम की, एंड सबसे कम होती है सीजियम की, राइट। इसको भी यदि आप याद रखेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। इसमें याद रखने के लिए कुछ आपको रॉकेट साइंस चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। एंड नाउ एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये जनाब काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आप पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो जनाब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल इक्वल टू हायर आयनाइजेशन एनर्जी, लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बहुत ही ध्यान से हमको समझना है, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो निश्चित तौर पे जनाब आपको पता है यदि साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि प्रोटॉन आउटर मोस्ट सेल को बहुत ही अच्छे से पकड़ के रखेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पे जनाब इलेक्ट्रॉन डोनेट तो होने से रहा, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेट होने वाला नहीं है तो निश्चित तौर पे जनाब लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं होगा तो जनाब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां से हो जाएगा, राइट। तो स्मॉलर साइज ऑफ मेटल मींस हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दैट मींस लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, राइट। वेरी सिंपल। अब हम सेकेंड पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, लेसर आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, दैट मींस रिड्यूसेस अदर्स, मींस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेसर आयनाइजेशन एनर्जी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो हम आसानी से वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन आसानी से हम डोनेट कर सकते हैं, यानी कि हमारा ऑक्सीडेशन आसानी से हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है एंड उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो निश्चित तौर पे वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा वो पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि जनाब उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही आसानी से होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा तो निश्चित तौर पे जनाब अच्छी तरीके से ऑक्सीडेशन होगा। अगर खुद का ऑक्सीडेशन अच्छी तरीके से हो रहा है तो निश्चित तौर पे जनाब बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने वाले को रिड्यूस किया जाएगा, राइट। रिड्यूसेस अदर्स, इसका मतलब जनाब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। खुद का ऑक्सीडेशन अच्छे से होगा तो निश्चित तौर पे जनाब दूसरे को अच्छी तरीके से रिड्यूस किया जाएगा, इट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट,
राइट। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। एंड नाउ थर्ड वन, इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो जनाब दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, राइट, अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो जनाब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, राइट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होने वाली है। एंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए, इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर दोनों का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो जनाब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, राइट, वेरी सिंपल। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज बिटवीन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन एग्जिस्ट इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, बहुत सिंपल है। अगर दोनों का डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो जनाब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, अगर 11 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, एंड 11 से 16 के बीच में है तो जनाब दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगी। एंड यहाँ पर हमने 11 16 जो कुछ भी बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला, राइट, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट हमको पढ़ने हैं, तो बेसिकली ये 5 पॉइंट हमको पढ़ने हैं, थोड़े बहुत समझ में भी आने चाहिए क्योंकि जनाब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड पे जनाब हमारे क्वेश्चन है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक था, आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। यदि आपको इतना समझ में आ गया है, यदि आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो ये जनाब यकीन मानिए आयनाइजेशन एनर्जी के सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, राइट। अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जनाब 2024 में पूछा गया था 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ेंगे, द एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जनाब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत हमको है नहीं। ऑप्शन देखते हैं, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे क्योंकि जनाब वहाँ सॉल्यूशन हमारा इंतजार कर रहा है। तो जनाब ये रहा हमारा सॉल्यूशन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिख ली है। कार्बन का जनाब एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने वाली है 1s2 2s2 2p2, बहुत ध्यान से देखना है 1s2 2s2 2p2। एल्यूमिनियम के केस में जनाब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सिलिकॉन के केस में जनाब 3p2 हो जाएगा एंड नाइट्रोजन के केस में जनाब 2p3 होने वाला है। यहीं पे तो जनाब खेला हो गया 2p3 यानी कि हाफ फील्ड, 2p3 हाफ फील्ड, तो निश्चित तौर पर जनाब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जनाब इसी की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जब आप कार्बन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन को देखेंगे तो कोई भी हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड नहीं है, राइट। 3p2 3p1 2p2 जनाब ये हाफ फील्ड फुली फील्ड कुछ भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे जनाब नाइट्रोजन की ही आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होने वाली है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी निकाल सकते हैं एंड हम आसानी से आंसर को भी टिक कर पा रहे होंगे, दैट इज नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही है। ऑब्वियसली यहाँ पर हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा गया था। तो जनाब पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से क्रैक कर लिया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। जनाब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 2023 में पूछा गया था 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। फॉर एलिमेंट्स बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जनाब जो आपने पढ़ा तो क्या आपको कुछ भी क्लिक करा? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मुझे तो करा। ये बेसिकली ये सभी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, दैट इज पीरियड नंबर 2। जनाब आपको यहाँ पर देखने में आ रहा होगा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो जनाब आसानी से हम पता लगा पाएंगे कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। जैसा कि हमने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होगी, बट थोड़ी सी एक्सेप्शन भी हैं, उनको जानने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली आंसर ऐसे मार्क कर नहीं सकते। जैसा कि आपने पढ़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारा ये ट्रेंड होना चाहिए था, राइट, ये ट्रेंड होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब गेम में आ जाएगी, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड गेम में आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बेरिलियम का जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 यानी कि फुली फील्ड। बोरान का होता है 2p1 यानी कि कुछ भी, फुली फील्ड हाफ फील्ड नहीं होने वाला। एंड नाइट्रोजन के केस में जनाब हो जाता है 2p3 यानी कि हाफ फील्ड। एंड ऑक्सीजन के केस में 2p4 यानी कि ना ही हाफ फील्ड ना ही फुली फील्ड। जैसा कि हमने पढ़ा कि फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ये दोनों ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हम ये बता पाएंगे कि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू बोरान एंड ऑक्सीजन, तो जिस वजह से ये दोनों स्विच हो जाएंगे। हमने इस ट्रेंड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने कहा था कि वो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में आपको याद करना ही करना है। फिलहाल के लिए हम सही से लिख लेते हैं
इन दोनों का स्विचिंग हो जाएगी, इन दोनों की स्विचिंग हो जाएगी, तो जनाब करेक्ट ऑर्डर हमारा होगा ये लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन। तो जनाब हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। लिथियम बोरॉन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। एंड आपको निश्चित तौर पे ये ऑप्शन भी नजर आ रहा होगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। कहाँ पर है जनाब? लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। आप जब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तब भी आपको वो सही लगेगा, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्शन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं सोचा तो निश्चित तौर पे आप ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे एंड -1 घर लेकर आ जाएंगे। एंड इसीलिए आपको ये ऑप्शन में भी दिया गया है, राइट। जैसे कि आप इसको देखें एंड तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाएं एंड -1 आपके घर पर पहले ही डिलीवर हो जाए, राइट। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, आंसर को मार्क करने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे, आकर के आंसर को मार्क करेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो जनाब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2019 में पूछा गया था, 9 अप्रैल मॉर्निंग स्लॉट। द एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज। तो जनाब यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट डिफरेंस यानी कि इन दो आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा कहाँ पर होगा। वो जनाब वहीं पर होगा जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, आई रिपीट, जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं किसी भी एलिमेंट से, अगर उसके बाद वो एलिमेंट स्टेबल हो रहा है यानी कि फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड हो रहा है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, तो निश्चित तौर पे जनाब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जनाब जैसा कि आप जानते हैं हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा ही होगा। तो बेसिकली आपको इन 4 ऑप्शन में ये देखना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा है जिसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड हो रहा है, राइट। वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जनाब उन्हीं दोनों के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होने वाला है, ग्रेटेस्ट होने वाला है। तो निश्चित तौर पे हम अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे एंड ये क्वेश्चन जनाब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही सॉल्व होने वाला है। तो जनाब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जेनॉन 6s2, ये ऑलरेडी फुली फिल्ड है, तो हमको ये नहीं चाहिए, हमें वो वाला चाहिए जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड हो, राइट। अभी हम आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम, यहाँ पर तो जनाब 20 एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, Ar4s2 यानी कि आर्गन 4s2, तो जनाब ये भी फुली फिल्ड है, यहाँ पर भी हमारा ये भी आंसर नहीं होने वाला। स्कैंडियम 3d1, तो निश्चित तौर पे जनाब ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड हो जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s2 यानी कि वो हो जाएगा फुली फिल्ड, राइट। तो ये हमारे आंसर में हो सकता था बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी के लिए हम 4th ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज पोटेशियम। एंड पोटेशियम में आप देखेंगे आर्गन 4s1, यहाँ पर जैसे ही आप एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जनाब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगा। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये तो जनाब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना भाई साहब बहुत ही टफ काम है। तो निश्चित तौर पे जनाब इनका डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। ये स्कैंडियम भी सही हो सकता था अगर यहाँ पर पोटेशियम के बजाय कुछ और होता तो, राइट, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो निश्चित तौर पे पोटेशियम ही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो जनाब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी एंड वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी टफ है। तो निश्चित तौर पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा पोटेशियम में। तो निश्चित तौर पे जनाब हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे, डी ऑप्शन जनाब यहाँ पर भी हमारा सही होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि जनाब आप कंफ्यूज हो सकते थे सी एंड डी वाले ऑप्शन में, बट हमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 2020 9 जनवरी इवनिंग स्लॉट। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ मेटल आर 496 and 4560 kilojoule per mole respectively. How many moles of HCl and H2SO4 respectively will be needed to react completely with 1 mole of the metal hydroxide? तो जनाब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देख पा रहे होंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको यहाँ पर देखने में आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अ मेटल आर 496 एंड 4560। तो जनाब बहुत ही तगड़ा डिफरेंस है, राइट, डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पे आप समझ पाएंगे कि मेटल फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। कैसे? क्योंकि जनाब फर्स्ट ग्रुप में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 होगी एंड जैसे ही आप पहला इलेक्ट्रॉन हटाएंगे S0 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन
अटेन हो जाएगी एंड उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ से ये क्रैक किया कि मेटल फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, राइट। तो अभी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे एंड वहाँ पर हमें अच्छा खासा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये क्या लिखा हुआ है जनाब, द डिफरेंस बिटवीन, अभी जो हमने एक्सप्लेन किया उसको हमने शब्दों में लिख दिया है, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, राइट। सो मेटल बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप दैट इज मोनोवैलेंट कैटायन, राइट। आप ये भी याद कर लीजिए, ये हमने नहीं बताया था बट आप पढ़ लीजिए। मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ टाइप MOH, ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप का है तो जनाब MOH टाइप का ही होगा, फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, ऐसा कुछ आपने पढ़ लिया है। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने मोल HCl या फिर कितने मोल H2SO4 की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो अभी हम देखेंगे MOH की रिएक्शन जब हम HCl के साथ करवाएंगे तो जनाब MCl प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। जनाब M से मतलब है यहाँ पर मेटल, फॉर एग्जाम्पल आप M की जहाँ पर यहाँ पर K भी रख सकते हैं, KOH प्लस HCl, इट विल गिव KCl प्लस H2O, राइट। तो जनाब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 1 मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मोल MOH, राइट, 1 मोल। एंड आप आगे देखेंगे MOH प्लस हाफ H2SO4 प्लस हाफ M2SO4 प्लस H2O। बेसिकली जब आप इस रिएक्शन को लिखेंगे एंड बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर हाफ लगाना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन बैलेंस होगी। जनाब H2SO4 होगा हाफ मोल एंड HCl होगा 1 मोल, तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई ऑप्शन होगा ही होगा। तो हम देखते हैं वो ऑप्शन कहाँ पर है, 1 and 0.5, यस दैट्स गुड, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट बिल्कुल भी टफ नहीं था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते थे। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे होंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 2020 में पूछा गया था 3 सितंबर। द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25,000 एंड 24। जनाब बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आप देख पाएंगे कि 3000 से डायरेक्टली 25,000, भाई साहब 8 टाइम्स हो गया यहाँ पर, एंड 32,000, ओके। तो जनाब अभी के लिए इतना डिफरेंस नहीं आया है, तो निश्चित तौर पे थर्ड वाले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, तो निश्चित तौर पे जनाब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जैसे ही आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यानी कि 800 किलो जूल आप एनर्जी देंगे तो निश्चित तौर पे जनाब वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। उसके बाद हम इतनी एनर्जी और देंगे यानी कि 2427, उसके बाद जनाब 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, एंड लास्ट में जैसे ही हम 3658 किलो जूल एनर्जी देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, और अब बन जाएगी जनाब फुली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड वाली कंडीशन यानी कि स्टेबल। तो अब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो आप देख पा रहे हैं कि 8 टाइम्स एनर्जी चाहिए होगी वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो जनाब इसका आंसर होने वाला है थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो निश्चित तौर पे हम अपने सॉल्यूशन को भी देख रहे होंगे, यस देयर इज अ सडन जंप आफ्टर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, राइट। अभी आपने देखा सडन जंप यानी कि 8 टाइम्स हो गई थी आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्टेबल, राइट। निश्चित तौर पे जनाब जो हमने किया है वो सही है। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट इज 3, राइट। जनाब इस पर्टिकुलर एलिमेंट में 3 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर यहाँ पर थर्ड के बजाय फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता तो निश्चित तौर पे वहाँ पर होते 4 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ऐसा कुछ आप गेस कर सकते हैं। तो जनाब ये भी हमारा क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो गया है, और अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जनाब निश्चित तौर पे 2 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उन दोनों को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन इस वीडियो को हम रैप अप करेंगे। जनाब ये क्वेश्चन 2003 का है, 21 साल पुराना क्वेश्चन है जनाब ये। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, ये एटॉमिक नंबर ना भी बताए जाते तभी हमको पता ही थे, फालतू में ही हमने ये लाइन पढ़ ली। Which one of these may be expected to have the higher second ionization enthalpy? तो जनाब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में ज़्यादा होगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? ऑब्वियसली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी वहीं पर ज़्यादा होगी जहां पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। जैसे ही आप उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जैसे ही आप वहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो निश्चित तौर पे जनाब स्टेबिलिटी हो जाएगी, राइट। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन या फिर हाफ फील्ड फुली फील्ड जैसा कुछ हो जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो निश्चित तौर पे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की ज़्यादा होगी। तो जनाब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, एंड जनाब ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो जनाब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर्गन 3d5 4s1, मैग्नीज की जनाब हो जाएगी 4s2, आयरन 4s2, वनेडियम 4s2। अब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी।
क्रोमियम की जनाब अब हो जाएगी 3d54s0। यहाँ पर s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d5 है यानी कि हाफ फील्ड। अब जब हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जनाब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो जनाब निश्चित तौर पे क्रोमियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने वाली है एंड हाईएस्ट होगी इन कंपैरिजन टू मैग्नीज, आयरन एंड वैनेडियम, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी नोबेल गैस कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड फुली फील्ड जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्रोमियम ही हमारा सही आंसर होने वाला है। तो क्रोमियम को हम बहुत जल्दी से टिक करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो अभी के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेसिकली आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए एंड निश्चित तौर पे आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है जो हमें कंफ्यूजन में डाल सके, जो हमें परेशान कर सके। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जेईई मेन 2020 8 जनवरी मॉर्निंग स्लॉट। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए उससे ये थोड़ा सा हटके है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? हमें यहाँ पर ये बताना है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये कहाँ पर होंगी। तो बेसिकली ऐसा आपको लग रहा होगा कि आपको वैल्यू याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ वैल्यू आपको कंपैरिजन के लिए दी हुई है। तो जनाब सीधे से हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसके पहले जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ये जनाब सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो निश्चित तौर पे लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, राइट। बट ऐसा ट्रेंड डायरेक्टली फॉलो हो जाता तो फिर ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों जाता, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो निश्चित तौर पर हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो निश्चित तौर पे सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा होगा या नहीं होगा उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 3s1 सोडियम का होगा, 3s2 मैग्नीशियम का होगा, 3s2 3p1 जनाब एल्यूमिनियम का होने वाला है एंड 3s2 3p2 जनाब सिलिकॉन का होगा। अभी आप ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए बट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैग्नीशियम फुली फिल्ड है 3s2। तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो निश्चित तौर पर जनाब इन दोनों का रिवर्स हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या होने वाला है? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। इसको जनाब बहुत ही ध्यान से देखना है। तो हमें जो 4 नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर हमको ये देखना है कि सोडियम में सबसे कम होना चाहिए, सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा होना चाहिए एंड बीच वाला हम बाद में देख लेंगे। सोडियम सबसे कम, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा। तो जनाब फटाफट से हम वापस आते हैं। सोडियम सबसे कम, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा। तो 496 सभी से कम है, ओके। तो जनाब सबसे ज़्यादा होने वाला है 786। ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी में से ही कुछ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम अभी के लिए कट कर देंगे, ए एंड सी। तो एक बार फिर से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे एंड एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो जनाब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नीशियम ज़्यादा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए। तो यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। वैसे आपको यहाँ पर हल्का सा निशान देके पता लग ही चुका होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बट फिर भी हम सही कर देते हैं। बाय द वे हमको एक्सप्लेन करना है आपको, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में आसानी से क्रैक कर देंगे। कुछ भी जनाब टफ नहीं है, आप आसानी से इन सभी क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। सो आई थिंक हमने सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। इस सेशन में हमें 7 क्वेश्चन करवाने थे एंड वो 7 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। जनाब बिल्कुल भी टफ नहीं था, आसानी से ये आप 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। जनाब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जनाब आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा एंड हमारे साथ 7 PYQs भी प्रैक्टिस किए, 7 PYQs आपने प्रैक्टिस किए, राइट। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पीरियोडिक टेबल के और भी PYQs करना चाहते हैं 2022, 23, 24 इन 3 साल के PYQs करना चाहते हैं तो जनाब आपको पास में प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक करिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे एंड उस प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी मिलेंगे, तो उनको भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इसी तरीके से हमने हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सभी कुछ आपको मिलेगा, तो निश्चित तौर पे चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए जनाब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।